नमस्कार, मैं मदन मोहन न्यूज भारती के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में सुचि श्रीवास्तव जी हैं। सुचि जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज भारती पर। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसान आंदोलन और वर्तमान में सरकार किस तरीके से इसे हैंडल करने जा रही है, उन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो कल शाम की बात हो या फिर आज से 2-3 दिन पहले यानी कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर पैरेड के दौरान क्या हुई, कैसे हुई, उन तमाम चीजों पर। और आज जो गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर जो पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो हुआ और नकाबपोश, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुचि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा सवाल होगा सुचि श्रीवास्तव जी से कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र क्या विश्व गुरु भारत में इसकी परिभाषा है सत्ता के द्वारा बदल दी गई है? जी देखिए, सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्रवाद जो है एक फर्जी परिकल्पना है। राष्ट्रवाद एक शब्द है जिसका दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और आजादी के इतिहास की बात करें तो वर्तमान में सत्ता में संघ की विचारधारा है, और संघ की विचारधारा ने कभी भी राष्ट्रीय पर्वों का, राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्ह का, राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का सम्मान नहीं किया। 52 वर्ष उन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा नहीं फहराया। 1930 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज की बात हुई, उसके बाद जब संविधान सभा ने तिरंगा आत्मसात किया, हेडगेवार ने बाकायदा पत्र लिखकर, बाकायदा एक अपने लोगों को आमंत्रित कर विधि विधान से इसकी आलोचना की। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्रवाद को उन्माद के भाव में जनमानस को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचार, लेकिन चूंकि उनका आधार ध्रुवीकरण पर आधारित है, वो पोलराइजेशन की, फॉसिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, वही उनका मूल उद्देश्य है। तो इसका जगत गुरु से, विश्व गुरु से, वर्तमान परिस्थिति से, राष्ट्रवाद की परिभाषा से भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच सुचि जी। अब हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कल शाम की आपने तमाम चीजें देखी और उस पर आपका विचार भी सामने आया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि क्या ये सरकार, मोदी सरकार जो मीटिंग खेल रही थी किसान नेताओं और किसानों के साथ, क्या अब थक कर अपने असली रूप में आ चुकी है? जिस तरीके से आपने जेएनयू मामले में देखा, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देखा, या फिर आपने एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखा, इन तमाम जगहों पर इन्होंने अपने पाले हुए गुंडों का सहारा लिया। क्या अब मोदी सरकार अपने सही रूप में आकर, वही रास्ते अपनाकर वापस से किसानों के लिए भी वही चेहरा अख्तियार करने जा रही है? जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री जी को ही देखें तो वो जो ये बहुरूपिया शब्द है वो उन पर अक्षरशः फिट बैठता है। आप उनकी ड्रेसिंग, उनके अटायर, उनके सेंस को ही देखें तो वेरी वेल सूटेबल फॉर द ओकेजन। वो चाहे मंदिर के भूमि पूजन में जाए, या वो किसी अन्य दौरे पर जाए, या फिर उनका जो मोनोग्राम सूट था 10 से 12 लाख रुपए का, या फिर उनका वो जो बैक के सन ग्लासेस थे, या फिर वो मल्लपुरम में जो हाथ से कूड़ा बटोर रहे थे। तो जो ये बहुरूपिया शब्द है वो माननीय प्रधानमंत्री जी पर बिल्कुल फिट होता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार का वास्तविक चेहरा है। लेकिन जेएनयू और जामिया वाला जो फॉर्मूला है, जो सीए प्रोटेस्ट में लगाया, एनआरसी में लगाया, शाहीन बाग के करंट में लगाया, और एमयू में लगाया, है ना, कासगंज में लगाया, मेरठ में लगाया, देश के अन्य हिस्सों में लगाया, तो अगर हम 3 सर्वोच्च जो इस समय व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं गोधरा में जाना नहीं चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भी इतिहास भूगोल की बात करना उचित नहीं होगा, ना इशरत जहां, ना सोहराबुद्दीन, ना अन्य कुछ, या फिर योगी जी जो अपने शपथ ग्रहण में इसलिए रोने लगे क्योंकि उन्होंने तमाम मुकदमों का जिक्र किया। तो स्वयं के मुकदमे वापस लेकर, स्वयं को क्लीन चिट देकर, स्वयं को संवैधानिक पद पर बिठाकर कोई व्यक्ति स्वयं को बेदाग साबित तो कर सकता है, किंतु जिस व्यक्ति के भीतर हिंसा है और वो इतना शक्तिमान हो जाता है, तो आप समझिए, एक हम लोगों के पुराणों में कथा है ना भस्मासुर की, कि शिव भगवान की स्तुति कर कर एक दानव उनसे यह वरदान लेता है कि जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। फिर वो एक मनमोहिनी को नृत्य करते हुए देखता है और उसको देवी को पाने की कामना रखता है, तो वो शिव जी को ही हाथ रख के कहता है पहले हम टेस्ट करके देखें
कि हाथ रखने से भस्म होते हैं या नहीं। तो सत्ता और संविधान और लोकतंत्र की ताकत से और जनादेश की मजबूती से जो जनप्रतिनिधि चुनकर हमने इन सर्वोच्च पदों पे बिठाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री हो, उनकी दानवीय शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी है कि आम आदमी की विवशता, जो किसानों की विवशता हम विगत 62-64 दिनों से देख रहे हैं, जो सरकार के काम करने का रवैया है, जिस तरह उसने सभी जन आंदोलनों को कुचल दिया, तो सरकार अपने उसी एमयू और जामिया और तबलीगी और शाहीन बाग जेएनयू वाले फलसफे, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके गाजीपुर बॉर्डर को, मतलब उसी तरह से लठैतों की उपस्थिति, उसी तरह से बल का प्रयोग, उसी तरह से बिजली पानी काटना, लेकिन किसी की व्यवस्था का जो दुरुपयोग करते हैं। भावनात्मक अपील है, कृषि प्रधान देश है, 62 करोड़ किसान है, 68% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। तो सरकार का असली चेहरा, कुरूप चेहरा, भयानक विद्रूप चेहरा आम जनता के सामने आ गया। जी धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और आपने देखा कि किस तरीके से बवालियों ने, दंगाइयों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत किसानों के आंदोलन को हाईजैक किया, बदनाम किया। और आज जो सूरत और जो व्यवस्था मोदी सरकार और अपने सहयोगी राज्य सरकारों के द्वारा जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर पा रही है, शायद नहीं बिल्कुल उसी बवालियों, दंगाइयों के कारण आज ये सब कुछ हो पा रहा है। देश में आज 7 साल से चाहे देश के तमाम मुद्दे मुंह बाए खड़ी है, लेकिन मोदी सरकार के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। और जब किसानों ने अपने मुद्दे को लेकर मुखर हुए और आंदोलन किया, तो आज इस आंदोलन को भी जनता के अंदर से ही हमारे जो कुछ लोग हैं, शरारती तत्व हैं, इसे बदनाम करने के लिए हम लोगों के सामने एक नई इबारत लिख दी और हम सब किसानों को आज देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहते हैं। लेकिन कुछ भी आप अपने मन से उनका एक चेहरा क्रिएट करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो आप देखें, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं ये वीडियो, इस वीडियो को आप देखें और फिर मैं इसके बारे में आपको कहानी। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए। जी हां, दरअसल हुआ यह था कि उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर दौरान कुछ दोस्त जो किसान भाई थे, अन्नदाता थे, वो ट्रैक्टर से जा रहे थे और तिरंगा उनके ट्रैक्टर से उड़कर गिर गई। तभी शशांक पाठक नाम के पत्रकार, जो कि रास्ते में ही फंसे थे, उनके कैमरा चालू थे और जब उनका ध्यान इस ओर गया कि अचानक से एक लाल रंग की कार जो अचानक ब्रेक लेती है, जैसे ही उसने तिरंगा को गिरते देखा, अचानक से ब्रेक लेता है और रुकता है। ब्रेक अचानक लेने के कारण शशांक की नजर उस पर गई, चूंकि आवाज बड़ी कस के आई थी। और जब उसने देखा कि एक तिरंगा उठाकर सरदार जी भागे हुए अपने कार में आए, तो हुआ यह था कि ट्रैक्टर से जब तिरंगा गिर गया तो अपने जान पर खेलकर, आपको पता है कि वहां की हाईवे कितनी फास्ट है, उस बीच में जाकर दौड़कर तिरंगा उठाकर अपने कार में लेकर आए। तो ऐसे किसान भाई जब मिसाल पेश करते हैं और हम जब दंगाइयों के फुल प्रूफ तमाम ये मिल रहे हैं, कनेक्शन मिल रहे हैं बीजेपी से, उनके सांसद से, 7 रेस्कोर्स से मिल रहे हैं, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा मैम, मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे काम की बात है, हमारी जमात जो मीडिया जमात है उसकी बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका वक्त जाया कर रहा हूं। मुझे शर्म आती है कि मीडिया आज, जिस मीडिया को पूछने चाहिए थे कि ये जो झंडा फहराया किस देशद्रोहियों ने फहराया, उस पर जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे, लेकिन सरकार कार्रवाई ना करके और सत्ताधारी दल के पिट्ठू बनकर हमारी मीडिया कहती है तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे क्यों बरगलाते हो इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया? देश की जनता को सीधे सीधे कहो कि गद्दारों को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतवर्ष नहीं सहा है, नहीं सहेगा। मैम माफ कीजिएगा, आपका वक्त लिया। आपसे हमारा अगला सवाल है
इसी इसी से जुड़ा हुआ कि क्या कोई किसान हमारे देश के तिरंगा का अपमान कर सकता है, जो हमें अन्न देता है, पानी देता है, वो भी बिना कोई कंडीशन, कोई शर्त लागू नहीं है उनकी ओर से। देखिए, कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने कहा ना, जो दल सत्ता में है, ध्रुवीकरण उसकी राजनीति का आधार है, पोलराइजेशन और फॉसिज्म। तो ये एक एजेंडा और एक प्रोपेगेंडा है, जैसा कि आपने मीडिया को कहा। देखिए, मीडिया अपनी नैतिकता को खो चुका है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन 125 करोड़ भारतीयों का गर्व तिरंगा है, और देश 90% किसानों और मजदूरों से बना है। वो मुट्ठी भर उद्योगपति और पूंजीपति, जिनकी संपदा में बिलियंस का इजाफा हुआ है इस अनियोजित लॉकडाउन के दौरान। एक तरफ वो मोदी सरकार के मुट्ठी भर लोग, जिनकी बिलियंस में इजाफा हुआ है, ऑक्सफैम की जो ताजा रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की, और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 1,80,00,000 लोग, जो अपनी रोजगार इस दौरान गंवा चुके हैं। वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो खत्म हो गई है, वो स्टार्टअप जो बंद हो गए, वो एंटरप्रेन्योर्स जो तबाह हो गए, वो असंगठित क्षेत्र जो जीवन और जीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों पर तनाव है, दबाव है, और सरकार ने कोरोना की हैंडलिंग में क्या किया? 906 लोगों की जान गई, और वो कोरोना से गई तो गई, ये सरकार के अनियोजित लॉकडाउन से। खेती किसानी प्रांतों का विशेषाधिकार है, सरकार ने कोई डिस्कशन नहीं किया। किसी सरकार से मतलब 2 लोग मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं, सिर्फ फोटोशॉप और प्रोपेगेंडा से, सिर्फ पोलराइजेशन से, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से। नो पॉलिसी, नो विजन, ओनली टेलीविजन। तो आम आदमी को जागना होगा, ये जन आंदोलन है। किसान जो है वो, आप स्पेंसर से आटा लेते हो, पिल्सबरी लेते हो, आशीर्वाद का ITC का लेते हो, शक्ति भोग का लेते हो, उगाते हो किसान ही है, जो हम सब खाते हैं। वो पिज्जा के फॉर्म में खाए, या रोटी या दलिया या साबुदाने की खिचड़ी, जिस भी रूप में आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये मध्यम वर्ग पर कुठाराघात है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है, रोजगार का दूर दूर तक अता पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत रह गई है देश में, और प्रतीकों की राजनीति हो रही है। आपने देखा 26 जनवरी की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर का मॉडल थी। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जामा मस्जिद का मॉडल लेके कोई जाए, कोई वेटिकन सिटी का मॉडल लेके जाए? संस्कृति उत्तर प्रदेश की और भी है, और योगी जी का तो बहुत बड़ा है, एनकाउंटर के वो स्पेशलिस्ट है। विकास दुबे के एनकाउंटर की झांकी हो सकती थी। हाथरस कांड में 2 बजे जिस पीड़िता को जलाया, उसकी झांकी हो सकती थी। विक्रम जोशी पत्रकार गाजियाबाद में हत्या हुई, उसकी झांकी हो सकती थी। तो लूटपाट, राहजनी, हत्या, डकैती और महिला अत्याचार चिन्मयानंद की हो सकती थी, साक्षी महाराज की हो सकती थी। तो जगमगा रहा है उत्तर प्रदेश, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग। तो मीडिया और सरकार मिलकर 125 करोड़ लोगों को जिस तरह दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और आम जनता कराह रही है, त्रस्त है, लोग भटक रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। और मिडिल क्लास लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, अपनी EMI नहीं दे पा रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सम्मानजनक लोग, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मिडिल क्लास क्या है, इवन दे कांट स्पीक, इवन दो पीपल आर फेसिंग। अब ऐसे में सरकार और मीडिया की एक सुनी, और पुलिस की, क्योंकि भाई दिल्ली में अगर कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए, रेड फोर्ट किसके अधीन है? तो गृह मंत्री की सीधी से जिम्मेदारी। 1966 के गौहत्या आंदोलन में उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा साहब ने, जब उसमें महंत अवैधनाथ भी थे उस आंदोलन में, जो योगी जी जिनके पीठासीन है, तो गुलजारी लाल नंदा साहब ने उस समय इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारे गृह मंत्री, अभी तबलीगी प्रोपेगेंडा हो तो मौलाना शाह के वहां पुलिस में क्यों नहीं पहुंची, तो 50 क्वेश्चन है, बट मीडिया इज नॉट गोइंग टू आस्क। सेम वे, इतनी बड़ी घटना देश के लाल किले पर हो जाती है, वहां आंसू गैस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, वहां बल प्रयोग क्यों नहीं हुआ? कैसे इतने बड़े गेट्स के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, लाल किले की प्राचीर पे चढ़ जाते हैं? आप स्वयं सोचिए कि बिना पुलिस और सरकार और इन सबके संरक्षण के लिए कैसे संभव है कि इतनी बड़ी घटना हो? लाखों किसान अनुशासित होकर 62 दिन से एक आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से, सरकार शुरू से कह रही है अमीरों का आंदोलन है, ये लोग पिज्जा खाते हैं, ये पंजाब का आंदोलन है, फिर कहानी हरियाणा का आंदोलन है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हुआ, फिर राजस्थान शामिल हुआ, फिर केरला वालों ने अन्नास भेजे, फिर कहा खालिस्तान का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, टेरर फंडिंग है। तो सरकार शुरू से इसको डिस्क्रेडिट और डिफेम करने के लिए प्रयासरत थी। अंततः सरकार ने अपनी योजना के अनुरूप, जो कि उनका तरीका है, आपको याद होगा शाहीन बाग में बिरयानी वाला, आपको याद होगा तबलीगी प्रोपेगेंडा में एक महामारी को कैसे एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था, पूरे देश में क्या हालात थे, किसी तरह लोगों ने इस चक्कर में अपनी जान गंवा दी, भीड़ में दौड़ा लिया, सब्जियों के ठेलों पर
झंडे का रंग लगा दिया गया। तो ये सरकार जो है इसने तबाह कर दिया हिंदुस्तान की शक्ल सूरत अमन और चैन को, इसने बर्बाद कर दिया है ना केवल इकोनॉमी को बल्कि हमारी नैतिक व्यवस्था को, हमारे समाज को, और अपनी नाकामियों को ये ध्रुवीकरण की आड़ में छुपाते हैं। लेकिन इस बार ये संभव नहीं होगा। जिस तरह नोटबंदी हम पर लादी गई, काला धन आ जाएगा और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपदा में भी 8,000 करोड़ का प्लेन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खरीदा, हजारों करोड़ का विज्ञापन, हजारों करोड़ की विदेश यात्राएं, और इकोनॉमी की स्थिति ये, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की स्थिति ये, जॉब्स की स्थिति ये, यूथ की स्थिति ये। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाइए तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। चाइल्ड सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी की स्थिति ये, ना देश से आंतरिक मामले सुलझ रहे हैं और सीमाओं पर अब स्थिति देखिए, किसानों को आप धमकी दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे, और ना कोई घुसता है ना घुसता है, और 4.5 किलोमीटर जो गांव बना लिया अरुणाचल में, हम पैंगोंग लेक की बात ही नहीं कर रहे, हम गलवान वैली की बात ही नहीं करेंगे। चाइना की तो टिकटैक बैन कर दिया, हो गया काम खत्म। वो विवेकानंद फाउंडेशन को कहां से फंड मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं। शंघाई टनल को प्रोजेक्ट किसने दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं। कहां से फंड आ रहा है और कहां से चुनाव फाइनेंस हो रहा है। तो मेरी थिंग्स आर दैट पीपल आर इनोसेंट, इंडियंस आर इनोसेंट, वो संवेदनशील और भावुक होते हैं, और मोदी जी अपने करिश्माई व्यक्तित्व का दुरुपयोग लोगों से भावनात्मक अपील कर देश को क्षतिग्रस्त करने का कर रहे हैं। अब क्या करोगे? और आएंगे, अब किसान के साथ आएंगे, अब क्या करोगे? और आएंगे, अब किसान के साथ में धोखा हो जाए। कैसे अब आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? कानून वापसी होंगे, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन 2000 से ज्यादा सेना के जवान चारों ओर से किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर घेर लिया था। अब क्या करोगे? और आएंगे, अब किसान के साथ में धोखा हो जाए। कैसे अब आगे क्या करोगे? आगे चारों तरफ से घेर कर, और इसके अलावा बीजेपी के विधायक पहुंचे हुए थे अपने सैकड़ों गुंडों को लेकर। उस बीच जब हालात खराब हुए तब किसान नेता राकेश टिकैत के आंखों से आंसू निकल आए कि आखिर हम किनके लिए लड़ रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो जनता से वोट की भीख मांग कर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और हम जब किसानों की बात लेकर आए हैं तो हमें रात के अंधेरे में मारने, पीटने और जान लेने के लिए आए हैं। रो पड़े थे किसान नेता राकेश टिकैत। और सुची जी इसी में सवाल भी है, पूरा कर लूं मैं। सुची जी, आपसे यही सवाल है कि एक किसान नेता इस तरीके से रो जाए और पूरी दुनिया इस चीज को देखे, और जो भी किसान नेता किसानों की बातों को लेकर मुखर होकर आंदोलन में फ्रंट लाइन में खड़े हैं, उन किसान नेताओं के पर्सनल मोबाइल नंबर को पब्लिक कर दिया जाए और उन्हें माँ की, बहन की, बीबी की तमाम तरह की गालियां नवाजी जाए। क्या ये लोकतंत्र, हिंदू राष्ट्र, किस मुंह से ये लोग भारत माता की जय कहते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे कहूंगी कि ये वीडियो देखकर मैं खुद बहुत भावुक हो गई थी। हमारे बड़े बुजुर्गों को विवश देखना, इससे ज्यादा कुछ और हृदय विदारक नहीं हो सकता। जिस तरह वो आंदोलन को लीड कर रहे थे और जिस तरह का उनका वीडियो का आया, लाखों लोगों को झकझोर दिया उस वीडियो ने। लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े मुंह अंधेरे घने कोहरे। माओ ने अपने बेटों से कहा कि नहीं जाओ, और सरकार का, मैंने कहा ना, सरकार का किस मुंह से भारत माता, ये तो उनका, इसी से वो आए हैं। ये सोशल मीडिया ही उनका हिडन एजेंडा है। 2 रुपए 20 पैसे में पवन शर्मा और अलिया बानो बनकर वो ट्वीट्स करते हैं। उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बूथ लेवल पर कोटा में अमित शाह ने स्वयं, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई अच्छा बुरा वायरल करते रहो। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत फोटो तमाम आया करते हैं। आप माजिद मालवीय का देखिए, कर्नाटक के चुनाव की डेट उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दी, और भी तमाम सारा उनका। इसीलिए मैं ट्विटर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक पेड प्रोपेगेंडा ज्यादा है। विचारों की निष्पक्षता के लिए वहां पर कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो ट्रोल करते हैं, जिस तरह के वल्गर और वाहियात अश्लील ट्रेंड्स वो लोग चलाते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे हमारे इतिहास के, अभी देखा आपने खान अब्दुल गफ्फार खान वाले जो मैटर हुआ, नेहरू जी को और गांधी जी को और इंदिरा जी की विरासत को मतलब मलिन करने के लिए उन्होंने सभी मानकों को ध्वस्त कर दिया है। तो ऐसे में ये उनके बेसिक्स हैं, ये उनके एथिक्स हैं, यही उनका कल्चर है। वो इसी संस्कृति की बात करते हैं, इसी उदंडता और इसी उन्माद से वो सत्ता में है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनमें कोई मानक या कोई नैतिकता नहीं है, तो वो समझते हैं कि यही हिंदुस्तान का असली चेहरा है। लेकिन ऐसा नहीं। आप यकीन करिए, बहुत जल्द हिंदुस्तान उन्हें जड़ों से उखाड़ कर फेंक देगा। और जैसे वो अंग्रेजों के, भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखे थे, वो हिंदुस्तान के साथ तो नहीं थे।
वो तो 7 बार पेंशन, 7 बार तो माफीनामा सावरकर साहब ने लिखा, 5 बार स्वयं और 2 बार उनकी पत्नी ने, और किसी ने तो नहीं लिखा। नेहरू जी तो इतना पढ़कर आए और सब है, उसके बाद भी वो 10 साल से ज्यादा उन्होंने जेल के समय बिताया, थी पुस्तकें उन्होंने जेल में लिखी। और आप लोगों ने बचपन में कहानियां सुनी होंगी कि कपड़े उनके पेरिस से ड्राई क्लीन होते थे और ऑक्सफोर्ड के गेट्स पर उनकी गाड़ियां लगी रहती थी और लेडी माउंटेड, सब सुना होगा आपने। और हमारे प्रधानमंत्री जी फकीर आदमी और 10 लाख रुपए का सूट पहनते। तो एक व्यक्ति जो इतना वैभवशाली था उस जमाने में, मोतीलाल नेहरू जी की वो संतान थे, आनंद भवन जैसी प्रॉपर्टी उन्होंने सरकार को दी, बहुत बड़ा विराट उनकी लिगेसी है। और दूसरी ओर ये मतलब, और उसने खादी को इस तरह अपनाया कि वो गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया उनकी योग्यता और विद्वत्ता के आधार पर, और उसको मलिन करने की इतनी उनका प्रयास रहता है कि हर भूल नेहरू जी की। तो हम जिनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम उन्हें असैसिनेशन के माध्यम से मारे, ये उनका प्रोसेस है, ये उनका तरीका है। वो वल्लभ भाई पटेल को हथिया लेंगे, भले ही उन्होंने बैन किया हो। वो स्वामी विवेकानंद को हथिया लेंगे, भले ही उनका लिटरेचर उन्होंने पढ़ा ना हो। विवेकानंद जी के जो मूल तत्व है उससे संघ की विचारधारा कहीं मैच नहीं होती, लेकिन उन्हें इसका मतलब नहीं है, उन्हें सिंबॉलिक अलग रखना है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। तो वो उनका तरीका कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, उनकी क्रोनी कैपिटलिस्ट का वो साथ देते हैं। आज तक संघ के खातों का ऑडिट नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस, को इसीलिए लेके आए। अभी 17, 18, 19 के चंदों का कोई हिसाब किताब नहीं। और अभी पीएम केयर्स क्यों बनाया गया? क्या क्या उपयोग हुआ पीएम केयर का? और जब ऑलरेडी एक प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष था, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की व्यवस्था थी, तो एक अलग इंडिपेंडेंट फंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? और उसको सीएसआर की परिधि से बाहर क्यों रखा है? वो तो मिली जुगरात है। तो वो मोहम्मद गोरी, गजनी और नादिर शाह के ही वंशजों से हैं। वो लूट रहे हैं, मगर भारत माता की जय के नाम के साथ वो लूट रहे हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली कार्यशैली अपना रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिश राज में कंपनी राज था। और अब खेती किसानी को दिहाड़ी मजदूरी में बदलने की उनकी कोशिश। उन्होंने इस काल में, कोरोना काल में रियलाइज कर दिया कि सबसे बड़ा बिजनेस यही है। पोर्ट्स हमने अडानी को दे ही दिए, एयरपोर्ट्स दे ही दिए, और जलपोर्ट के वो पहले से ही किंग है। रेल की 105 लाइनें प्राइवेट हो ही गई, तमाम सार्वजनिक उपक्रम बेच ही दिए, नवरत्न कंपनियों पर नजर है ही, टेलीकॉम सेक्टर चला ही गया। एचएएल की स्थिति आपने देखी ही, रफाल का केस में जा रहा। तो बची खेती किसानी, चूंकि कृषि आधारित देश है, तो अगर इसको वो कैप्चर कर लेंगे तो हमें गुलाम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि पेट के आगे सब मजबूर है। अब ये आखिरी चरण है। तो अब लड़ाई किसानों के आगे और किसानों के पीछे हम आपके आगे। अब लड़ाई करो या मरो। अगर देश और देश की आत्मा और देश के मूल तत्व और देश के नागरिक ये नहीं समझ रहे कि एडवर्टाइजिंग से जो लड्डू हमको दिखाए जा रहे हैं, बस वास्तविक में वो लोहे के चने हैं और हमारी पीढ़ियों के दांत टूट जाएंगे उन चनों को चबाने में, तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस आंदोलन को सरकार कुचल नहीं पाएगी। अब आपसे आखिरी सवाल है हमारा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि देशद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रश्न पूछने का मुख्य कारण यही है कि प्रधानमंत्री बोलते तो हैं देशद्रोही, लेकिन उनका ध्यान देश के देशभक्त, जिन्हें देशभक्त, खुद को देशभक्त कहलाने या खुद के माथे पर देशभक्त लिखने का भी कोई गरज नहीं है, कोई जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन वो सच में देशभक्त हैं, क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं निस्वार्थ और बिना किसी को बताए, बिना हल्ला शोरगुल किए हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो देशद्रोही की बात करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये जो सरकार चल रही है सत्ता में, उनके कारनामे ऐसे रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देशद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जैसे, अनुराग ठाकुर के जैसे, या फिर आम आदमी पार्टी से भगाए गए कपिल मिश्रा जैसे दंगाई के जैसे प्रधानमंत्री, क्या वर्तमान के जो लाल किले के दंगाई हैं, आतंकी हैं, उन्हें भी बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे? क्या मतलब है ये बोलने का? देखिए, देशद्रोहियों को माफ नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ के आएंगे, ये वही सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम साध्वी प्रज्ञा को दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे, तो दीप सिद्धू को भी वो दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, बैकडोर से अपना पॉलिटिक्स ज्वाइन करा लेंगे। जब बहुत हुआ तो भाई राज्यसभा भी दे सकते हैं, कोई जज वज होते तो वो मिल जाता है। और वो तो जज बनना है या वो तो सेकेंडरी है ना, जस्टिस लोया जैसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि देशद्रोही और देशभक्ति की जो उनकी परिभाषा है ना, वो बहुत विचित्र है। ऐसी देशभक्ति भगवान किसी को ना दे जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि भारत माता की परिभाषा ही नहीं है। भारत माता हम सब में है, सब अपने अपने स्थान पर देशभक्त हैं। और वो पार्टी जो स्वतंत्रता में ही कहीं शामिल नहीं थी, जिसका देश
की आजादी से कोई लेना देना नहीं है, जो कैंप और टेंट लगाकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती किया करती थी, तो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही, जिसने देशभक्तों के लिए मुखबिरी किया कई बार, और बहुत सारी इससे जुड़ी घटनाएं हैं। तो ऐसे लोग जब देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पहले तो ये हास्यास्पद है, और उसके बाद जिस तरह वो इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो ये दुखद है। 7 वर्षों में 70 वर्षों की विरासत को बेच दिया है। अब ये लोग और अगर सत्ता में रहते हैं और आम आदमी इसको नहीं समझता है, तो हम सीरिया और तालिबान के नक्शे कदम पर हैं, क्योंकि ग्लोबली हमारी स्थिति बहुत, पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जो भी सरकारें रही, लेकिन हमारी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी। हमने अपने देश को बेहतर किया, अपने आप को लॉबिंग से बचाए रखा। लेकिन चाहे आप नमस्ते ट्रंप का आयोजन देखें, चाहे हाउडी मोदी जो हुआ, या जो चाइना के साथ जिनपिंग के साथ जो मोदी जी का बहुत ज्यादा मेल जोल रहा, या अभी रक्षा मंत्री साहब मॉस्को गए, तो इन्होंने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ दिया। राजनीति में जो एक नैतिकता, जो एक मर्यादा थी, उस कल्चर को उन्होंने खत्म कर दिया है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने संसद, संविधान और लोकतंत्र को पूर्णतया धूल धूसरित कर दिया। बैंकिंग व्यवस्था खराब हो चुकी है। आप सोचिए, नोटबंदी और सबके बाद रघुराम राजन साहब चले गए, उर्जित पटेल साहब चले गए, और भी तमाम वित्तीय सलाहकारों ने इस्तीफा दिया। मोदी जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं, तो उस तरह से तो हम लोग पतन की ओर अग्रसर हैं। और देशभक्ति और राष्ट्रवाद और ये जो फर्जी टाइप की बातें हैं, ये सिर्फ युवाओं को उन्मादित कर धर्म की आड़ में उन्हें अपना वॉलंटियर बनाने की एक प्रक्रिया है। उनकी शिक्षा पर बात नहीं, उनके स्वास्थ्य पर बात नहीं, उनकी जॉब्स पर बात नहीं, इकोनॉमी पर बात नहीं। एक इतने विद्वान और इतने मतलब बाहुबली प्रधानमंत्री है, उसके बाद आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो उनमें कितना गट्स और कितना करेज है। तो उनका ये मोनोलॉग, मन की बातें सुनकर उनका देश अब बोर हो चुका है, और बहुत हद तक उनको परख और पहचान भी चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा दिनों की बात है, क्योंकि जैसे नदियां होती है ना, तो वो अपने शोधन की प्रक्रिया को जानती है। समुद्र भी उगल देता है गंदगी को, तो वैसे ही देश भी बहुत जल्द स्वतः अपने शोधन की प्रक्रिया से गुजरेगा, और उसमें इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, आप सबको बता दें कि सुचि मैम का क्या मतलब इंट्रो क्या देना था, मैं तो इंट्रो दिया ही नहीं, और मुझे इसलिए मैं इंट्रो नहीं दिया क्योंकि आप सबको पता है कि सालों से आप मैम का वीडियोस देखते हैं, इनके बारे में सब चीज़ आप लोगों को पता है। और लेकिन एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सुचि मैम का अपना खुद का ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है। आप सबसे निवेदन है कि वहां पर भी जाके जुड़ें, ताकि सुचि मैम रेगुलर रूप से उस चैनल को चलाएं, और हमारे देश में जब मीडिया खुद को सत्ता के सामने बिछा दिया है, ऐसे वक्त में अगर आप सुचि मैम के चैनल पे जाएंगे तो इन्हें भी रेगुलर अपने चैनल पर आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। तो सुचि मैम के चैनल का नाम है सुचि विश्वास श्रीवास्तव, am I right? जी हाँ। ये इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो आप सबसे निवेदन है कि उस चैनल को जरूर विजिट करें, और न्यूज भारती को जो आप प्यार देते हैं उन्हें भी, उस चैनल को भी प्यार दें। और आखिर में सुचि मैम, आपका कोई संदेश हो तो हमारे दर्शकों के लिए जरूर दें। हाँ बिल्कुल, देखिए, हम सब लोग पहले भारतीय हैं, देश के नागरिक हैं, और हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है। किसी भी व्यक्ति को आप बहुत फॉलो कर सकते हैं, बहुत लाइक कर सकते हैं, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, वर्तमान के प्रधानमंत्री या कोई अन्य नेता हो सकता है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो वैचारिक है, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी के बारे में वल्गर कमेंट्स लिखे। जो सोशल मीडिया के एथिक्स होते हैं उसे भी हम फॉलो करें, और चीजों के प्रति अपना एक एनालिटिकल, एक रीजनेबल, एक लॉजिकल, एक रेडिकल नजरिया रखें। क्योंकि शिक्षा का महत्व उद्देश्य यही है ना कि हम एक इंसान के तौर पर इवॉल्व हो, बेहतर। तो किसी को इतना ना फॉलो करें, इतना ना कॉपी करें, इतना ब्लाइंड फॉलोअर ना हो कि वास्तविक योजना, वास्तविक जो पॉलिसीज हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, उसे हम समझ ही ना सके। तो मुझे लगता है कि एक इंडियन के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर हमारा रेशनल होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यही संदेश दूंगी कि अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे लोगों को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे जो सोशल मीडिया चैनल्स काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और जो भी भ्रामक खबरें रहती हैं कृपया उनसे परहेज करें और उन्हें शेयर ना करें। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव कम्युनिटी को बनाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अपनी जो आपकी ये सोशल मीडिया पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो ये करेंसी है, इसका भी इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमत्ता और विवेक से करें। ये मेरा एक संदेश है आपके दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। और दोस्तों, आशा करूंगा कि सुचि मैम को रेगुलर रूप से
किसी न किसी मुद्दे पर हम रेगुलर आप सबसे जुड़े और मैम का फिर से समय लिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आपसे इन सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।